हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजेड स्टडी क्लब। एक बार दोबारा स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने नया चैप्टर अपना शुरू किया था धातु और हमने उसमें पहले लेक्चर में, अगर आप नहीं देखा है तो देख लीजिए, हमने उसमें इसकी बेसिक डिफिनेशन, इसके भौतिक गुणों के बारे में ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके बारे में हमने बता दिया था कि क्या धातु होते हैं, कैसे अधातु होते हैं, और जो आपकी एनसीईआरटी में जिस तरह से शुरुआत की गई है, हमने बिल्कुल उसी तरह से आपके सिलेबस की भी शुरुआत की है। आज हम रासायनिक गुण पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हमने पहली वीडियो में भौतिक को कवर कर लिया था, बट रासायनिक को कवर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रासायनिक जो गुण हैं धातु के और अधातु के, वो काफ़ी बड़े हैं। ठीक है, आपको उसे अच्छे से पढ़ना होगा और काफ़ी एग्जांपल्स भी हैं, तो उन सबको मैं कवर करूंगा इसमें। तो आज हम जो रासायनिक गुण पढ़ने वाले हैं वो मेनली पढ़ेंगे हम रासायनिक गुण जो है वो हम मेनली पढ़ेंगे धातु के। ठीक है, हम धातु के रासायनिक गुण पढ़ने वाले हैं। तो जो जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो भौतिक गुण होते हैं धातु के, उनमें तन्यता होती है, आघातवर्धनता होती है, और साथ ही साथ में मैंने कुछ धातुएं चमकदार होती हैं, कुछ धातुएं चालक होती हैं, कुछ अच्छी चालक होती हैं। उसी तरह से अधातुओं के बारे में बताया था कि कुछ अपवाद भी मैंने बताए थे। ठीक है, तो उन सबको अगर आपको सही से पढ़ना है तो मेरे ख्याल से आप उसकी अच्छे से नोट्स बना लीजिए, और अगर आप नोट्स नहीं बना पाए हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं वो जो नोट्स है मेरे पास वो भी मैं उसकी पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि रासायनिक गुण क्या होते हैं। जैसा कि मैंने आपको अम्ल क्षार लवण के चैप्टर में भी भौतिक गुणों के बारे में बताया था कि उनका फिजिकली क्या होता है, फिजिकली प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जैसे कि उनका रंग, उनकी सुगंध, या उनकी अवस्था, उनका स्टेट कैसा है, वो हम देखते हैं भौतिक गुण में। और रासायनिक गुण में हम क्या करते हैं, उनसे अभिक्रिया करवाते हैं। जैसे कि मैं धातु की अभिक्रिया करवाऊंगा जल से, मैं धातु की अभिक्रिया करवाऊंगा ऑक्सीजन से, मैं धातु की अभिक्रिया करवाऊंगा अम्लों से। ठीक है, और उन सब पे क्या हमारी धातु क्या हमें देती है और उसका क्या असर पड़ता है, वही सब हम देखेंगे रासायनिक प्रॉपर्टी, यानी कि रासायनिक प्रॉपर्टी में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। सबसे पहले हम देखने वाले हैं धातु ऑक्साइड, यानी कि अगर हमारी धातु ऑक्साइड कब बनाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे सही से समझिएगा। ठीक है, धातु ऑक्साइड यानी कि अगर हमारी धातु ऑक्सीजन के साथ, ये आप लिख लीजिए कि अगर हमारी धातु है और हमने उसे किसके साथ करा दिया, अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ, तो हमारी अभिक्रिया में जो उत्पाद होगा वो हमें क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा धातु ऑक्साइड। ये आप फार्मूले की तरह लिख लीजिए कि जब भी हमारी कोई धातु है, अब मैंने धातुओं के बारे में आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि हमारी धातु है Mg, हमारी धातु है एल्युमिनियम, हमारी धातु है सोडियम, हमारी धातु है पोटेशियम, हमारी धातु है क्या है में हो गया एल्युमिनियम भी हो गया, हमारे मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड सोडियम। और भी मैंने आयरन के बारे में बताया था, और आपको बताया था Au, Ag, ये क्या था, ये सब गोल्ड और सिल्वर था। ठीक है, तो ये कुछ मेनली धातु हैं जिनका आपके बारे में पता होना चाहिए। बाकी जो अभिक्रिया में आएंगी तो मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बताया धातु ऑक्साइड में कि धातु जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या देती है हमें, धातु ऑक्साइड देती है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं इसमें से कोई भी आप एक धातु ले लीजिए, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सोडियम, और सोडियम की अभिक्रिया करवाते हैं हम ऑक्सीजन के साथ, तो हमें यहाँ पे सोडियम क्या देगा, धातु ऑक्साइड हमें क्या देगा, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, Na2O देगा यहाँ पर। अब यहाँ पे जो अभिक्रिया हो रही है, यहाँ हम बात कर लें मैग्नीशियम के साथ, तो Mg+O2, तो ये क्या देगा भाई, MgO देगा। अब ये देख सकते हैं जो मैंने पहले चैप्टर में आपको बताया था कि ये अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं। यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब यहाँ पे 2 सोडियम हो गया अभिकारक में, और उत्पाद में कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा कितना है, 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे कितना है, 2 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लगा दिया। अब अगर हम यहाँ पे भी 2 लगा दें तो हमारी अभिक्रिया पूरी तरह से संतुलित हो जाएगी कि नहीं, ये पहले देखना है। 2 ऑक्सीजन तो यहाँ हो गए, 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, बट यहाँ पे हो गया 4 Na। ठीक है, सोडियम हमारे पास 4 हो गया और यहाँ पे कितना है, 2 है, तो हम इसे क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। तो अब ये अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। इसी तरह से यहाँ पे भी है, यहाँ पे अगर लगाओगे 2 MgO तो यहाँ पे भी लगा दिया 2 MgO, और ये हमें अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। तो ये तो संतुलित की बात थी। मैं बता रहा था कि जैसे ही हम किसी धातु की अभिक्रिया किससे कराएंगे, ऑक्सीजन से कराएंगे, तो क्या दे देगा हमें, धातु ऑक्साइड दे देगा। अब भी मैं आपको जब आगे सक्रियता श्रेणी पढ़ाऊंगा तो उसमें आप बहुत सारी धातुओं से अवेयर होंगे, आपको पता चलेगा कौन कौन सी धातुएं और किस किस कंडीशन में वो ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं। अगर आपको कह दिया जाए कि धातु के दहन, तो मैंने दहन के बारे में बता चुका हूँ। दहन मतलब होता है जलाना, बिल्कुल आपको पता है, ये तो हिंदी वर्ड है। दहन का मतलब होता है जलाना। तो अब जब भी आपको केमिस्ट्री में यानी रसायन में कहा जाएगा कि हम किसी धातु से या धातु के साथ या हम किसी तत्व को क्या कर रहे हैं,
दहन कर रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि हम उसे किससे अभिक्रिया करवा रहे हैं, O2 से अभिक्रिया करवा रहे हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा रहे हैं। जबकि पता होगा कि O2 से अभिक्रिया कराने का मतलब दहन होता है, ठीक है, ये आप जान लीजिए। तो यानी कि जब भी हमें कहेगा कि धातु ऑक्साइड बनाना है तो लगभग हम समझे कि दहन की अभिक्रिया का रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा कि धातु ऑक्साइड, अब धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हम करवाएंगे किससे, जल के साथ, तो क्या होगा। अब धातु ऑक्साइड, अभी हमारे पास धातु ऑक्साइड क्या मिला था, मैं MgO ले लेता हूँ, ये क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो मैं इसकी अभिक्रिया किससे करवाऊंगा, जल से। जल का सूत्र आपको पता ही है, H2O होता है। अब मैं जब इसकी अभिक्रिया करवाऊंगा तो जो मुझे उत्पाद मिलने वाला है वो मिल जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि आप ये जान लीजिए कि जब भी हमारे पास कोई धातु ऑक्साइड है, तो मैं यहाँ पे आपको फार्मूला देता हूँ, ये जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, अगर आप उसे अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर लें तो आप आसानी से इसे समझ पाएंगे। धातु ऑक्साइड है प्लस हम किससे अभिक्रिया करवा रहे हैं, जल से, H2O से, तो हमें क्या देगा पता है, हमें मिलेगा यहाँ पर जो भी हमारे पास धातु ऑक्साइड होगा उसी का हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, हाइड्रोक्साइड, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है, क्या मिल जाएगा, ये हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। यानी कि जैसे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैंने उसकी अभिक्रिया करवाई जल से, तो यहाँ पे मुझे फटाफट क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अभी यहाँ पे मैं बात करूँ कि सोडियम, अभी हम पीछे लेके आए N2O था, उसकी अभिक्रिया करवाई मैंने H2O से, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे मैं संतुलित की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मेनली आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि किस तरह से हमारे जो ऑक्साइड हैं वो जल से अभिक्रिया करके, यहाँ देख रहे होंगे, जल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको पता होगा कि ये क्या बनाते हैं, ये जो बनाते हैं ये हम इन्हें क्षारक भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं भाई, क्योंकि हम अभी पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि क्षार क्या होता है, क्षारक क्या होता है। जो क्षार क्या होते हैं, जो OH आयन का त्याग करते हैं। तो जैसे ही हम इसमें जल में जलीय विलयन करेंगे, जलीय विलयन इनका बनाएंगे, मतलब इस जल में घोलेंगे, तो क्या करेंगे, ये जो OH आयन है ना, ये निकाल देगा, और ये क्या हो जाएगा, OH माइनस निकाल देगा, और ये क्या हो जाएगा, Na+ हो जाएगा। मैं बता चुका हूँ पिछले उसमें, ठीक है। इसी तरह से मैग्नीशियम, तो यहाँ पे दो आपको डेफिनेशन मिलेगी आपकी बुक में, एक तो ये कि धातु ऑक्साइड अभिक्रिया करके जल से हाइड्रोक्साइड बनाता है, और दूसरी अभिक्रिया मिलेगी कि धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्षार बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। ये क्या है, ये इसमें जो थर्ड पार्ट मैंने इंक्लूड किया उसमें दो चीज़ है। ए में क्या है, ए है कि धातु की जल से अभिक्रिया, ठीक है। धातु की जल से अभिक्रिया में क्या होगा, यानी कि जो हमारा धातु है जैसे सोडियम, उसकी मैंने अभिक्रिया करवा दी जल से, ठीक है। अभी तक जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था वो आपको एक बार फिर से मैं याद दिला दूं। जो पिछली वीडियो में मतलब पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है वो ये है कि हम धातु ऑक्साइड को ले रहे हैं, यानी कि हम क्या ले रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका सिर्फ धातु है, वहाँ पे ऑक्साइड था धातु का, सोडियम के साथ ऑक्सीजन भी था, आप देखिएगा। और यहाँ क्या है, सिर्फ धातु है। तो हम अगर सोडियम की अभिक्रिया करवा रहे हैं जल के साथ यानी H2 के साथ, तो हमें यहाँ क्या मिल रहा है, NaOH, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। बट एक चीज़ और यहाँ पर है, वो मिल रही है हमें हाइड्रोजन गैस। देखो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि जब भी हमें हाइड्रोजन गैस की ज़रूरत होती है तो हम कौन सा अभिक्रिया करवाते हैं, बहुत सारी अभिक्रिया मैंने बताई थी, CaOCl2 की, या फिर हम ले लें सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर NaCO3। यहाँ पे भी कैसे ऐसा ही है कि अगर आपको हाइड्रोजन गैस चाहिए तो हम सोडियम की अभिक्रिया किससे करवाएंगे, जल के साथ करवाएंगे, ठीक है। जब भी हमारी धातु की अभिक्रिया जल से होगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर हमारा कोई धातु है और उसकी अभिक्रिया किससे हो रही है, जल से, ठीक है, उससे अभिक्रिया हम करा रहे हैं जल से, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा उसका हाइड्रोक्साइड तो पिछले उसमें मिला था, हाइड्रोक्साइड प्लस हमें क्या मिलेगा, प्लस हमें मिल जाएगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ गए होंगे ये भी कि धातु की जब भी हम जल से अभिक्रिया करवाएंगे। एक और मैं लेता हूँ मैग्नीशियम की, हम बात कर लें तो मैग्नीशियम की H2O, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये क्या देगा, ये भी हमें देगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये जल। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो जल है ना, ये जो जल है, ये जल भी तीन प्रकार, आपको पता है कि हो सकता है ये जल ठंडा हो, या हो सकता है ये गर्म हो, और एक और आती है, या हो सकता है ये भाप हो, क्योंकि भाप भी तो इंक्लूड होती है ना भाई, जल ही से तो हम उसे डिनोट करेंगे। H2 से ही हम डिनोट करते हैं भाप को भी, क्योंकि भाप भी क्या होता है, वो जल को वाष्प होकर ही भाप बनती है। तो ये भाप को भी जब आपसे कहे भाप से अभिक्रिया, तो आप H2 से अभिक्रिया करवाएंगे। ये पॉइंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको डायरेक्ट लैंग्वेज में पूछ सकता है अभिक्रिया कि आप मैग्नीशियम की भाप से अभिक्रिया करवाइए, मैग्नीशियम की जल से अभिक्रिया, तो आपको डायरेक्ट H2 से अभिक्रिया करवानी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मैंने Mg वाला लिखा, तो ये उदाहरण जो है ये Mg वाला, ठीक है, ये गर्म जल के लिए वैलिड है, यानी कि मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा था,
मैं आगे और भी इसे एक्सप्लेन करूँगा। मैग्नीशियम जो है वो गर्म जल के साथ। वहीं हम बात करें सोडियम और एल्युमिनियम, अगर बात करें जो सोडियम है और मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की अगर हम जल के साथ अभिक्रिया करवाएं तो क्या देगा वो हमें देगा ऑक्साइड। वो हमें देगा ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसकी चर्चा मैं आगे आने वाली स्लाइड में करूंगा और अच्छे से। अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि धातु की जल के साथ अभिक्रिया एक होता है ठंडा जल और गर्म जल। तो जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेंगे हम उनकी बात कर रहे हैं कि जो ठंडे जल होंगे, यानी धातु, और ये कौन सा जल है, ये है ठंडा। ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और H2 गैस निकालते हैं। इस पे मेनली सवाल आता है क्योंकि आपको सिर्फ जल नहीं देगा, आपको दे देगा कि वो ठंडा जल है, वो गर्म जल है या भाप है। तो आपको उसी हिसाब से, क्योंकि अब आगे हम सक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि ये इंपॉर्टेंट होना क्यों ज़रूरी है, कि कौन सा जल है, इसका डिफाइन होना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने ए में क्या डिस्कस किया कि अगर हम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ठंडे जल में हम किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, सोडियम है, फिर आपका आता है पोटेशियम है, फिर आता है आपका कैल्शियम है। तो ये जो ऊपर के हमारे धातु हैं सक्रियता श्रेणी में आगे हम डिस्कस करेंगे, वो किससे करते हैं, ये कोल्ड वाटर से, यानी कि ठंडे पानी से अभिक्रिया करेंगे। वहीं गर्म पानी की बात करें तो मैग्नीशियम जो है, ठीक है, और आपके जो बीच के तत्व होंगे वो किससे अभिक्रिया करेंगे, वो करेंगे हॉट वाटर से। और दो ऐसे भी तत्व हैं आपके, और जो नीचे वाले हैं Fe और एक है आपका एल्युमिनियम, जिसकी मैंने पीछे बात की, वो किससे अभिक्रिया करेंगे, वो अभिक्रिया करेंगे भाप से। ठीक है, वो भाप के फॉर्म से अभिक्रिया करेंगे। तो यहाँ पे हम यही बात करने वाले हैं कि धातु की भाप से अभिक्रिया। तो हमारी कौन सी धातु है, अगर हम Fe की बात ले लें और हम ले लें एल्युमिनियम, दोनों धातुओं का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए। एक है अपना आयरन, ये होता है लोहा, Fe इसे डिनोट करते हैं, और ये है एल्युमिनियम, आप पता ही होगा। तो अब Fe और एल्युमिनियम की अभिक्रिया हम किससे कराएंगे, भाप से। मैंने अभी बताया कि भाप को भी हम जल, रासायनिक सूत्र क्या है उसका, जल की तरह ही है, क्योंकि वो जल से ही बना है। ठीक है, Fe H2O के साथ अभिक्रिया करेगा और एल्युमिनियम भी H2O के साथ अभिक्रिया करेगा। ठीक है, तो ये अभिक्रिया करके क्या देंगे, ये अभिक्रिया करके पिछली स्लाइड में हमने क्या देखा कि जल अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड देता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोक्साइड नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि ये ऑक्साइड में है। ये जो है ना, ये भाप है, ये भाप है। अब भाप है तो ये क्या अभिक्रिया करके, ये क्या देंगे हमें, FeH2 के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड देगा, ऑक्साइड यानी Fe2O3। यही बात करें तो Al2O3। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि ये Al2O3 क्यों दे रहा है, Fe2O3 क्यों दे रहा है, तो इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। वैसे ये सब तो आप 9th में पढ़ चुके हैं कि अभिक्रिया कैसे होती है। मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, जैसे यहाँ पर Fe, तो Fe की जो संयोजकता होती है, एल्युमिनियम की संयोजकता होती है, वो कितनी होती है, वो होती है +3। और यहाँ पर जो H2O है, या फिर ऑक्सीजन की हम संयोजकता की बात कर लें तो ऑक्सीजन की जो होती है -2। ठीक है, संयोजकता होती है। तो जो ये होता है, ये एक तिर्यक गुणा होता है। जैसे कि यहाँ पर आपने एल्युमिनियम लिख लिया, यानी अपने ऑक्सीजन लिख लिया, तो इसकी जो संयोजकता है वो कितनी है, +3। इसकी संयोजकता है वो क्या है, -2। तो यहाँ पे जब हम लोग का तत्व बनेगा, मतलब यौगिक जब बनेगा, ये दो हम लोग के तत्व हैं, जब यौगिक बनेंगे तो क्या हो जाएगा, ये Al2O3। यहाँ पे क्या होगा, ये देखो, ये जो 2 वाला है ना, इसकी संयोजकता इसके ऊपर आ जाएगी और इसकी संयोजकता इधर चली जाएगी। बाकी इसकी मैंने ब्रीफ डिस्कशन कर रखा है वीडियो में, आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। ठीक है, तो एल्युमिनियम और H2O, तो यहाँ पर मैं बता रहा था कि भाप से अभिक्रिया करके हमारे दो तत्व हैं, एक है आयरन और एक है एल्युमिनियम, जो ऑक्साइड बनाते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस भी देते हैं। ठीक है, आप ये इंक्लूड कर लीजिए। तो हमारे पास दो ऐसे तत्व हैं। बाकी आने वाले में मैं आपको लैंग्वेज में भी बताऊंगा कि कौन सी धातु हैं जो जल के साथ, कौन सी धातु हैं जो ठंडे, गर्म और भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। अब है तनु अम्ल के साथ। तनु अम्ल क्या होता है, अब मैं पहले ही, अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी अम्ल वाली तो आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने बात की थी तनु अम्ल और सांद्र अम्ल, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तनु अम्ल वो अम्ल होते हैं कि जिनमें अम्ल की मात्रा कम होती है, ठीक है, और पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे हमने बात की थी HCl की, जैसे हमने बात की थी H2SO4 की, जैसे हमने बात की थी नाइट्रिक एसिड की। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3। ठीक है, इन सब के बारे में हमने बात की थी, और हमने ये भी बताया था कि ये क्या कहलाते हैं, इन्हें हम तनु अम्ल भी कहते हैं, साथ साथ ये प्रबल भी कहलाते हैं। ये प्रबल भी कहलाते हैं। प्रबल का मतलब होता है ताकतवर, यानी कि ये ताकतवर अम्ल हैं, इनके पास अम्ल की क्वांटिटी ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि अम्ल क्या होता है, जो H+ आयन को त्यागता है, तो ये H+ आयन आसानी से त्याग सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इन्हें तनु अम्ल बोलते हैं। ठीक है, अब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, धातु की चल रही है, तो हम यहाँ पहले फार्मूला इसका लिखते हैं कि धातु की अभिक्रिया हम करवाते हैं तनु अम्ल के साथ। ठीक है, धातु की अभिक्रिया हम करवा रहे हैं
तनु अम्ल के साथ। और धातु की अभिक्रिया जैसे हम करवाएंगे तनु अम्ल के साथ, तो अब ये डिपेंड करता है कि हमने कौन सा तनु अम्ल लिया है। जैसे अगर हम ये लेंगे क्लोरीन वाला HCl या SO4 वाला H2SO4 वाला या HNO3 वाला, तो अगर आप कोई सा भी लेंगे तो आपको उसी के अकॉर्डिंग, जैसे आप क्लोरीन लेंगे तो आपको क्लोरीन का लवण मिलेगा, आप SO4 लेंगे तो आपको सल्फेट का लवण मिलेगा, NO3 लेंगे तो आपको नाइट्रेट का लवण मिलेगा। यानी कि धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। आपको याद आ रहा होगा ये अभिक्रिया हम डिस्कस कर चुके हैं जब हम अम्लों के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे, उनकी हमने धातु से अभिक्रिया करवाई थी, तो यही रिजल्ट हम लोग को मिला था। एक एग्जांपल लेता हूं और आपको फटाफट क्लियर करता हूं। HCl लेते हैं हम लोग, हम लोग लेते हैं Fe आयरन प्लस तनु अम्ल कौन सा, HCl, ठीक है। इसकी अभिक्रिया करवाते हैं हम, तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे मिल जाएगा FeCl2 प्लस H2। यहाँ पे इसे मैं संतुलित कर लेता हूँ। अब देखो इक्वल हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2HCl, यहाँ पे भी H2 और Cl2 2 है और यहाँ पे Fe 1 है, ठीक है। तो ये हो गई अपनी देखिए, जैसे ही हमने आयरन धातु लिया है और उसकी अभिक्रिया किससे करवाई, हाइड्रोजन क्लोराइड से, तो हमें क्या मिल गया, एक लवण मिल गया, किसका, क्लोराइड का, और जल भी और हाइड्रोजन गैस भी मिल गई। अब मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल इसका, सल्फेट का। इसके अब एग्जाम्पल लेते हैं, मैं ले लेता हूँ मैग्नीशियम प्लस H2SO4 यानी कि सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट बोल दीजिए या आप बोल दीजिए सल्फेट एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया हम जैसे ही करवाएंगे तो ये क्या देगा, हमें लवण देगा, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2, यहाँ पे भी हमें मिल जाएगी H2 गैस, ठीक है। तो इस तरह से हम जब भी अपनी धातु की अभिक्रिया किससे करवाएंगे, तनु अम्ल से करवाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, लवण मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अब मैंने बताया कि अगर वो लवण अगर आप वो जो एसिड है, तनु अम्ल है, वो क्लोरीन का ले रहे हैं, क्लोराइड वाला, तो आपको क्लोराइड के बेस में मिलेगा। अगर आप सल्फेट में ले रहे हैं तो आपको सल्फेट मिलेगा। इसी तरह से अगर आप नाइट्रेट में लेंगे तो आपको नाइट्रेट मिलेगा। जैसे नाइट्रेट की अगर हम बात कर लें, Mg और फिर HNO3 जो नाइट्रेट है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा हमें Mg और NO3 का होल ट्वाइस और यहाँ पर जल, ठीक है। इस तरह से हमें मिल जाएंगे, सॉरी ये जल नहीं, ये हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया है धातु, वो किस तरह से करती है। ये आपके NCERT में मेंशन है, आप देख सकते हैं। अब हम आखिरी आज के टॉपिक की तरफ देखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर हम अधातु को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। अगर परबल धातु, जो मैंने बताया परबल धातु क्या होते हैं, परबल धातु वही धातु होते हैं, ठीक है। परबल धातु कौन से धातु होते हैं, तो परबल धातु वो धातु होते हैं जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आते हैं। अगर आपने सक्रियता श्रेणी नहीं पढ़ी तो नेक्स्ट वीडियो उसी पे आने वाली है, आप उससे समझ सकते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आता है पोटेशियम, ये पोटेशियम, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब जो हैं ये परबल धातु कहलाते हैं। वहीं दुर्बल धातु की बात करें तो आयरन या Au या फिर Ag, ये क्या है, ये आपका गोल्ड है, ये सिल्वर है, ठीक है। तो ये सब जो है वो दुर्बल धातु कहलाते हैं। तो अगर हमारा जो धातु है दुर्बल धातु, वो दुर्बल धातु या परबल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो आपको क्या मिलेगा, लवण ही मिलेगा। जैसे कि उसका मैं फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। अगर हमारे पास कोई धातु है कोई धातु A ले लिया, प्लस हमने उसकी अभिक्रिया करवा दी किसी धातु के लवण से, धातु A और धातु B, ठीक है, धातु B। और अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो धातु B है ना, ये लवण है, लवण यानी कि जिस तरह से हमने भी पीछे देखा कि हमें लवण मिल रहा था, जिस तरह से हमें मिला MgSO4 मिला, ये एक तरह का लवण था। तो अगर हम मान लो कि यही है, यहाँ पर धातु A जो है वो क्या है, परबल है, और ये भी क्या है, परबल है। तो अगर परबल धातु है और परबल धातु लवण भी है, तो हमें जो मिलेगा ना वो यहाँ पे भी मिलेगा परबल धातु लवण। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से हमने विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया अपने पहले चैप्टर में पढ़ी थी। ये बिल्कुल उसी तरह है, आप उसी तरह से इसे देख सकते हैं, ठीक है। इसका मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ और इसे फटाफट ख़त्म करते हैं, ठीक।